तो सब व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप लोग टेंशन मत लो, मुश्किल चैप्टर है, आसान है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा इस चैप्टर को कवर करने के लिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री। हम लोग उर्दू में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। उसकी वजह यह है कि जब आप उर्दू में पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंग्लिश में एक दफ़ा पढ़ लोगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो उर्दू के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री। ये आप याद रखिएगा। तो पहला यहाँ पर 2.1 हम लोग पढ़ लेते हैं, ज़िंदगी की बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स, द बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। जानदारों के अज्जा में बहुत से एलिमेंट्स मुख्तलिफ मिकदार में पाए जाते हैं। इनमें इनमें से 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ों को आपने माइंड में रखना है क्योंकि ये चैप्टर सारा इन 3 चीज़ों पे बेस करता है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई भी लिविंग चीज़ है उसमें ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, सही है। जानदारों में ये तमाम बुनियादी एलिमेंट्स मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जिनकी मिसालें हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं। ये तमाम जानदारों के अज़ाम के लिए बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, मसलन गोश्त, दालें, चर्बी, खाने का तेल और चीनी और अनाज वगैरह, ठीक है। बिल्डिंग एलिमेंट मतलब कि यार देखो, जब आप कोई घर तामीर करते हो तो ईंटें, सीमेंट, रेत, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। उसमें कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग एलिमेंट्स में आता है। तो हमारे बिल्डिंग एलिमेंट में क्या आता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारे अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और जो लिपिड्स हैं उनके कंपाउंड बनाते हैं और जानदारों में पाए जाते हैं सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद कार्बन हम लोग देख लेते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन ज़मीन पर पाई जाने वाली तमाम जानदार अशिया का बुनियादी जुज़्व है, यानी कि जितनी भी ज़िंदा चीज़ें आप देखोगे दुनिया में, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ कार्बन। कार्बन में हो गई होगा, ठीक है। कार्बन अर्थ क्रस्ट में मामूली मिकदार में पाया जाता है। ज़मीन का जो क्रस्ट है उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में पाया जाता है। कार्बन कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मरकबात मसलन कुदरती गैस, पेट्रोलियम और लकड़ी वगैरह का लाजमी हिस्सा है, ठीक है। कार्बन जो है क्या है, कुदरती तौर पर जो कुदरती गैस है, पेट्रोल है और लकड़ी है, इन तीनों में भी कार्बन पाया जाता है। कार्बन हमारी खुराक का बहुत अहम जुज़्व है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन पर मुश्तमिल खुराकों को मुख्तलिफ़ ग्रोहों में मसलन स्टार्च, फैट्स में तकसीम किया जा सकता है। इस तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सल्फ़र और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल खुराक प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं कार्बन की वजह से, जो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मुख्तलिफ, ये तमाम मतलब फ़ैट्स में आपके जिस्म में जो फ़ैट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो फ़ैट्स कैसे कंट्रोल होगी, अगर आपका बॉडी उस फ़ैट्स को बना रही है तो ये 3 चीज़ें जो है वो उसमें हेल्प करेंगी। प्रोटीन आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। और आगे पढ़ लेते हैं, तमाम नबातात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन के मरकबात से मिलकर बनते हैं। रेशम, साबुन, अल्कोहल और प्लास्टिक वगैरह में कार्बन का मरकबात शामिल हैं। इसकी चंद मिसालें जी, मतलब प्लास्टिक वगैरह में भी अल्कोहल और रेशम और साबुन, इन चीज़ों में भी जो कार्बन है वो इस्तेमाल होता है। कार्बन पढ़ लिया हमने, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पानी का अहम जुज़्व है। हाइड्रोजन को जब भी आपके माइंड में आए तो आप ये समझ लो कि इट रिलेट टू द वाटर। आप लोग पानी पीते हो तो समझ लो आप लोग कि आप लोग हाइड्रोजन मतलब उसमें पी रहे हो। पानी का अहम जुज़्व है, यानी कि पानी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हाइड्रोजन। तमाम जानदार अशिया का बुनियादी जुज़्व है। जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं उनमें भी ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हाइड्रोजन। इसके अलावा कुदरती गैस में भी हाइड्रोजन पाई जाती है। हाइड्रोजन कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, यानी कि यूनिवर्स कायनात उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। इन जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन तीनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस, आपने बस ये याद रखना है कि हाइड्रोजन कायनात में, यूनिवर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है मिकदार में। सूरज आपने देखा होगा, रोज़ाना सुबह आप लोग देखते हो सूरज बेसिकली क्या है कि हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा एक सोर्स है, हाइड्रोजन का मंबा है, ठीक है। सूरज पे आप लोग जितनी भी देख रहे हो तो लाइट आ रही होती है, वहाँ पर हाइड्रोजन की उसमें
इन्वॉल्वमेंट होती है। और सबसे बड़ी अगर कुछ चीज़, हाइड्रोजन की मिसाल आपने कोई देनी हो तो आप लोग सूरज की दे सकते हो भाई। सूरज, सन, सुबह उठते हो आप लोग, सन आपके सामने होता है, सूरज जाहिर सी बात है। धूप अगर आप बादल नहीं है, धूप है, तो सूरज तो निकला हुआ होगा। तो हाइड्रोजन की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? सूरज। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बेरंग, मतलब ऑक्सीजन का कोई रंग नहीं है भाई, कोई कलर नहीं है। आप लोगों ने, मतलब जिसने ऑक्सीजन देखी है, मतलब आपका, फिर अगर आप ये कहते हो कि मैंने ऑक्सीजन देखी है, तो इट मीन्स दैट कि आपका जो मेंटल कुछ इश्यूज़ हैं अगर आपने ऑक्सीजन को देखा। अदरवाइज़ ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, कोई इसकी स्मेल नहीं होती। आप लोग सांस लेते हो जब, तो आपको क्या महसूस होता है? कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर हमें ऑक्सीजन की स्मेल आए फॉर एग्जांपल, तो वो एक बहुत ही इरिटेशन होगी, मतलब हमें। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑडरलेस है, कलरलेस है, ना इसकी कोई रंगत है और ना ही इसकी कोई खुशबू है। ठीक है। ऑक्सीजन पानी की मामूली मिकदार जो है वो ऑक्सीजन में हल पजीर है। मतलब ऑक्सीजन जो है उसमें पानी भी जो है वो हल हो जाता है, और ऑक्सीजन पानी में हल हो जाती है। ठीक है, मामूली मिकदार में, ज़्यादा नहीं कुछ। मछलियाँ आपने देखी होंगी समुद्र में, तो मछलियाँ ज़िंदा इसी वजह से रहती हैं कि पानी में ऑक्सीजन थोड़ी मिकदार में सोल्यूबल है, मतलब कि हल हो सकती है। तमाम समुद्री जानदार पानी में सांस लेने के काबिल इसी वजह से होते हैं कि ऑक्सीजन वहाँ पर पाई जाती है। और एक बहुत बड़ा जुज़्व है ऑक्सीजन। ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूल्स, चिकनाई और प्रोटीन ऑक्सीजन रखने वाले तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, क्या है जी? ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूल्स, चिकनाइयाँ और प्रोटीन ऑक्सीजन रखने वाले, मतलब कंटेनिंग ऑक्सीजन्स और द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन रखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अहमियत क्या है? इनकी बहुत अहमियत है, मतलब हम लोग इसमें डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन की हमें हर वक्त ज़रूरत होती है। मतलब कि आप उससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहती, मैं मतलब बिजली पे चलता हूँ। ठीक, ऐसा नहीं आप कह सकते। जितने भी जानदार हैं सब ऑक्सीजन पे चलते हैं, चाहे वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, पहाड़ों में हैं, पानी में हैं, जहाँ पर भी हैं। आप यहाँ पर जान चुके हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जानदारों में बुनियादी अहमियत रखते हैं। ठीक है, ये बुनियादी एलिमेंट्स हैं। रेस्पिरेशन तमाम जानवरों के एनर्जी फ्राहम करने का एक अमल है। फोटोसिंथेसिस बिलावास्ता और बावास्ता तमाम जानवरों के लिए खुराक का वसीला है। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी एनर्जी को वो हासिल करते हैं। इन दोनों अफ़ाल में यही तीन एलिमेंट्स बुनियादी हैसियत रखते हैं। ठीक है, ये जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? ये तीनों जो हमने पढ़ी हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन भाई देखो, हम लोग सांस अंदर लिया, हम लोग क्या करते हैं? इनहेलेशन, ऑक्सीजन अपने लंग्स में लेते हैं। ऑक्सीजन लिया आपने, लंग्स में गई, वहाँ पर कुछ हिस्सा ऑक्सीजन का अब्जॉर्ब हो जाता है फेफड़ों में। ठीक है, फिर हम लोग सांस बाहर निकालते हैं, जिसको एक्सेलिंग कहते हैं। और उससे जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं सांस के ज़रिए अंदर, और हम क्या निकालते हैं बाहर सांस के ज़रिए? एक्सेलिंग में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पानी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज हम लोग लेते हैं सांस के ज़रिए। हम लोग क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जो कि पानी पता कैसे निकलता है? मतलब हम लोग भाप के ज़रिए, वो हवा के ज़रिए निकलता है। आप लोगों ने सर्दियों में देखा होगा कि गाड़ी में आप लोग बैठ जाएं तो अंदर कुछ टाइम के बाद ड्रॉप्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? वो हम लोग वाटर ही निकाल रहे होते हैं। सिंपल इसके एग्जांपल है। और प्लस हमें क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी भी हम कुछ सांस ले रहे होते हैं जब, तो हम लोग क्या चीज़ है? तीन निकाल रहे होते हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में, खून को फेफड़ों में पहुंचकर खून में हल हो जाती है। ठीक है, यह बात आपने माइंड में रखनी है कि ऑक्सीजन हमारे खून में, ब्लड में और रेड ब्लड सेल में स्टोर हो जाती है। ये हल शुदा ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाई जाती है, ताकि ये ग्लूकोज से मतलब एनर्जी फ्राहम कर सके। इस अमल के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जिसे वहाँ पर फेफड़ों में लाया जाता है, जहाँ इसे बाहर फ़िज़ा में खारिज कर दिया था। जब हम लोग सांस लेते हैं, बाहर निकालते हैं, दो अमल हो रहे होते हैं इस टाइम में। एक तो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, दूसरी जो ऑक्सीजन हमारे खून में इस्तेमाल हो जाती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन खून में शामिल भी हो रही थी एट द सेम टाइम, और ऑन द सेम टाइम ऑक्सीजन खून से जो
यूज्ड ऑक्सीजन है वो खून से बाहर जा रही थी कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। जानवरों में जो पौधे हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है एनर्जी को हासिल करने के लिए, और जो जानदार हैं, जानदार वैसे पौधे भी हैं, ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स हैं या जो मतलब कि पौधों के अलावा, प्लांट्स के अलावा जितने भी जानदार हैं वो रेस्पिरेशन के ज़रिए अपनी एनर्जी हासिल करते हैं या वो ज़िंदा रहते हैं। फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी हासिल करके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। इसमें क्या होता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, प्लस वो पानी भी लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या ले रहे थे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे और ग्लूकोज। ये पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल, और ये फिर क्या होता है, ये निकालते हैं पौधे जो हैं वो जब एक्सेल करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारे काम आती हैं, जो हम निकालते हैं वो इनके काम आती हैं, ठीक है। ये अमल पत्तों और तनों के इन खुलियों में होता है जिनमें सब्ज़ रंग का मादा क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑक्सीजन में इसमें अमल में इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है जो फ़िज़ा खारिज कर देती है। फोटोसिंथेसिस अमल तनफ़्फ़ुस का उल्ट अमल है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक यानी तामीरी कीमियाई अमल है जबकि रिस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक। आप लोगों को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एक एनाबॉलिक जो है वो प्रोसेस है, और जो रेस्पिरेशन है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। ये चीज़ें आपने माइंड में दोनों ये रखनी है, एनाबॉलिक फोटोसिंथेसिस, कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन। कार्बन और इसकी अहमियत। कार्बन की बहुत थोड़ी मिकदार अर्थ के क्रस्ट में पाई जाती है, आज़ाद हालत में पाई जाती है। तकरीबन 1 लाख मुख्तलिफ़ अक़साम के मरकबात का हिस्सा है। कार्बन एक मुनफरिद सलाहियत ये है कि कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ मिलकर लंबी जंजीरों वाले और गोल हलकों वाले रिंजेड कंपाउंड्स बनाते हैं। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स। दी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन मुख्तलिफ हालतों में पाई जाती है जो तबई खसूसियात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जब कोई एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ तबई हालतों में पाया जाता है तो इस अमल को एलोट्रोपी कहते हैं। और ऐसी मुख्तलिफ तबई हालतों को एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहा जाता है। दोबारा पढ़ लेते हैं, जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा मुख्तलिफ तबई हालतों में पाया जाए तो इस अमल को एलोट्रोपी कहते हैं, और इनकी जो तबई हालतें हैं उनको एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहा जाता है। डायमंड, ग्रेफाइट और बक्की बॉल्स कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म्स तबई खसूसियात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन कीमियाई खसूसियात के लिहाज से एक जैसी हैं। तबई फिज़िकली इनमें डिफरेंस है, लेकिन कीमियाई जो इनका केमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है, ठीक है जी। हीरा क्या है, डायमंड, हीरा, इसको उर्दू में हीरा और इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं हम लोग। ये कार्बन की बेरंग, शफाफ और क्रिस्टल हालत है। शक्ल 2.1 में आप लोग देख सकते हो, जो ज़मीन की गहराइयों में बहुत ज़्यादा हरारत और दबाव की वजह से बनता है। यह कायनात में सख्त तरीन शय है, इसलिए ये ग्लास काटने और कीमती पत्थरों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोग देख सकते हो डायमंड है, और यहाँ पर ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट को भी पढ़ लेंगे हम लोग, नीचे ग्रेफाइट है। आप लोग ग्रेफाइट देख सकते हो, पेंसिल के जो होता है वो सिक्का होता है पेंसिल में, कच्ची पेंसिल आपने देखी होगी, कच्ची पेंसिल में जो सेंटर में सिक्का होता है वो ग्रेफाइट है, ठीक है। यह भी कार्बन की कलमी हालत है जो कुदरत में आज़ाद हालत में पाई जाती है। ये कोयले को बरकी भट्टी में यानी इलेक्ट्रिक फर्नेस में गर्म करने से हासिल किया जाता है। ये एक नरम स्याह और ठोस हालत है, ठीक है, जिसकी सतह चमकदार और छूने पर फिसलन महसूस होती है। ग्रेफाइट ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाली कठालियों, खुश्क सेल के इलेक्ट्रोड, लेड पेंसिल बतौर लिब्रिकेंट और रंग साजी में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो ग्रेफाइट है एक अच्छा लिब्रिकेंट भी है। अगर आपकी ज़िप ख़राब हो जाए तो आप लोग ज़िप को, अगर आपके पास कच्ची पेंसिल है तो आप लोग ज़िप को उस पर रब करो और उसके बाद आप ज़िप को दोबारा से लगाओ तो आपकी ज़िप सही से काम करेगी। ये वीडियोज़ में भी मैंने देखा था, लेकिन आज पढ़ भी लिया कि ये बहुत अच्छा एक लिब्रिकेंट के तौर पर काम करता है ग्रेफाइट के आपको समझ आ गया, आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ से दोबारा, लेकिन हम लोग आगे चलते हैं अभी। बक्की बॉल्स, ये कार्बन की तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन।
ये कार्बन की तीसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है जो कुदरती तौर पर पाई जाती है। बकीबाल्स बतौर सेमी कंडक्टर और लिब्रिकेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर कुछ पढ़ लेते हैं। अगर चाबी की सतह मुलायम ना होने की वजह से ताला खोलने में मुश्किल पेश आ रही है तो चाबी के सिरे को ग्रेफाइट के साथ रगड़ें। इससे चाबी के सिरे पर ग्रेफाइट लग जाएगा और चाबी की सतह मुलायम होने की वजह से ताला आसानी से खुल जाएगा। कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म, दी नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, यह पढ़ लेते हैं हम लोग। चारकोल और सूट भी कार्बन की हालतें हैं, लेकिन ये कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती। इन जानवरों की हड्डियों, नट शैल, शुगर, खून और ऑयल को ऑक्सीजन की महदूद मिकदार में जलाने से हासिल किया जाता है। कोक कार्बन की एक और नॉन ट्रॉपिक एलोट्रोपिक शक्ल है जो कोल को तकरीबन 1300 डिग्री टेम्परेचर पर हवा की गैर मौजूदगी में जलाने से हासिल की जाती है। चारकोल ख़तरनाक गैसों को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि कोक बतौर ईंधन और मुख्तलिफ कीमियाई संतों में बतौर तखफीफी अमल यानी कि रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या चीज़ है? कोक कार्बन की नॉन, ये है कोक है भाई। देखो शक्ल में 2.2 में शक्ल इसकी बनी हुई है, कोक कार्बन की नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम थी कीमिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की कंपाउंड की कीमिया है, कार्बन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। ऐसे अक्सर कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और बहुत से कंपाउंड्स में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। चंद ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद हैं जिनमें कार्बन मौजूद होता है, लेकिन इनका शुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड की फहरिस्त में नहीं किया जाता। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और धाती कार्बोनेट्स इसकी मिसालें हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सी मिसालें हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और धाती कार्बोनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कार्बन के कंपाउंड्स की मुख्तलिफ अक़साम। टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कुदरती तौर पर पाए जाने वाले बहुत से कंपाउंड का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर कुदरती गैस और दूसरे ईंधन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं। कोल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड का अमेज़ा है। बाज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स में भी कार्बन मौजूद होता है। यहाँ पर नीचे पेंट्स आप लोग देख सकते हो। प्लास्टिक, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ, अद्वियत कार्बन पर मुश्तमिल। अच्छा, कार्बन इन सब में पाया जाता है। ठीक है, पेंट्स में भी पाया जाता है, प्लास्टिक में भी होता है कार्बन, जो कार्बोहाइड्रेट्स की फूड्स हैं उनमें भी होता है, और अद्वियात मेडिसिन में भी होता है। कार्बन हमारी खुराक और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है। पौधों को भी ज़िंदा रहने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड की ज़रूरत होती है। फ़िज़ा में ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में मौजूद होता है। हाइड्रोकार्बन्स सादा तरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सिर्फ 2 एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। कुदरती तौर पर फॉसल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम और कोल और पीट में पाए जाते हैं। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक बहुत अहम क्लास कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की सादा तरीन मिसाल ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, मुरक्कबात, प्रोटीन्स, फैट्स और ऑयल्स बहुत अहम है। तमाम इंसानों, जानवरों और परिंदों और मछलियों का गोश्त प्रोटीन से बना होता है। जब बहुत से अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड इंसान ने खुद बनाए हुए होते हैं। इनमें से अनगिनत किस्म की मसनूई रेशे, प्लास्टिक। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं ईथीन गैस फलों, बिलखुसूस केले कबल अज़ वक्त पकाने के लिए यानी कि टाइम से पहले जो उनको राइप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? क्या? एथीन गैस। कच्चे और केले मखसूस डब्बों में डालकर मखसूस जगहों पर रखा जाता है इनको, जहाँ एथीन गैस की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जिससे केले और सब्जियाँ पक जाते हैं। ठीक है, उनका केमिकल रिएक्शन तेज़ हो जाता है। किसकी वजह से? एथीन गैस की वजह से। आप लोग देखते हो जो बनानाज होते हैं, केले होते हैं, पीले आपको नज़र आते हैं, लेकिन जब ये तोड़ते हैं तनों से, मतलब कि दीज फ्रूट्स आर नॉट येलो, मतलब इन ग्रीन कलर्स, बट व्हेन दे स्टोर इन इथीन गैस their color changed because their ripening process increased because of ethene gas. So ethene gas is really important for ripening the fruits in just short amount of time. दवाइयों और पेंट्स और हज़ारों अक़साम की दूसरी अशिया शामिल है किसमें? कार्बन में। पानी, भाई पानी में मतलब पानी आप लोग अपनी लाइफ में पीते हो, जितने भी जानदार हैं वो पानी पीते हैं, चाहे दरख्त हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो पानी पे उनका इन्हिसार होता है। डिपेंडेंसी ऑन वाटर इज़ इम्पोर्टेंट।
पानी सतह ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर ज़मीन का 3/4 हिस्सा, 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ बेस्ड ऑन वाटर, जबकि समुद्रों से घिरा हुआ है। पानी वाहिद कंपाउंड है जो कुदरती तौर पर मादा की तीनों हालतों, मतलब 3 हालतों में पाया जाता है पानी। ठोस सॉलिड फॉर्म, इट मीन्स आइस। गैस फॉर्म जो है वो क्या है जी, पानी के बुखारात। वाटर मतलब पानी जब आप उबालते हो तो जो उसमें से जो वाटर के वो निकलते हैं बुखारात, जो बॉयल होता है जब पानी, तो वो उसकी क्या गैस फॉर्म होती है, ठीक है। और इसके बाद लिक्विड फॉर्म है, तो पता है आपको पानी अवेलेबल ही है। पानी तीनों हालतों में पाया जाता है, घरों में इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। पानी के एक मालिक्यूल ऑक्सीजन और एक एटम, पानी का यहाँ पर हम लोग ज़रा गौर से पढ़ लेते हैं। पानी के मालिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम, जबकि हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ठीक है। ये आपको पता हो। H2O क्यों इसको कहते हैं? हाइड्रोजन 1 एटम, 2O सॉरी H होता है हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, आइटम नहीं एटम, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं। इंसानी जिस्म का 2/3 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। हमारी मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ अजनास पानी वाफिर मिकदार में फ़राहम करती हैं और इनमें पानी होता भी है। खुराक क्या? टमाटर में 95% होता है, दूध में 87%। वो अलग बात है कि आप दूध में पानी डाल सकते हो, और आजकल पाकिस्तान में खालिस दूध मुश्किल से मिलता है, तो 99% भी पानी हो सकता है। संतरा, लेकिन दूध में क्या होता है? 87% पानी बाय नेचर। जब आप किसी जानवर का दूध निकालते हो तो उसमें 87% होता है। संतरा क्या होता है? ऑरेंज 86%, एप्पल 84%, अंडा एग 75%, आलू पोटैटो 76%, हड्डियाँ हमारी बोन्स 72%, गुर्दे किडनीज 82%, और खून ब्लड 90%। मतलब पानी हमारे खून में बहुत ज़्यादा है, हमें पता भी नहीं है, लेकिन आपको अब पता चल जाना चाहिए। पानी के ख़ास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। पानी एक बेरंग बू माया है, सॉरी। पानी की फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी फ्रीज़ हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबको पता ही होगा। बर्फ़ हल्की होने की वजह से पानी की सतह पर तैरती रहती है। टेम्परेचर में इजाफे होने की वजह से जूं जूं बर्फ़ पिघल कर पानी में तब्दील होती है, इसकी डेंसिटी में इजाफा हो जाता है, ठीक है भाई। ठंडा पानी लोअर डेंसिटी, गर्म पानी हाई डेंसिटी। आपने चीनी कभी घोली होगी पानी में, तो गर्म पानी में जल्दी चीनी घुल जाती है, अदरवाइज़ ठंडे पानी में चीनी बहुत देर तक पड़ी रहती है, और भाई चीनी नीचे ही रहती है, सही है, वो उसमें नहीं घुल सकती। क्यों? बिकॉज ऑफ डेंसिटी। अच्छा, गर्म पानी की क्या डेंसिटी होती है? हाई डेंसिटी, ठीक है, ये माइंड में रखना आप लोगों ने। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी 0.9990, 0.990 ग्राम पर cm3। तो मतलब जबकि बर्फ़ की डेंसिटी, अच्छा इसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब आप देखो, जब बर्फ़ है तो 918 उसकी जो है वो डेंसिटी है, ठीक है, 0.918। जब गर्म हो जाता है पानी, सॉरी जब ठंडा होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी है 0.99990, जबकि बर्फ़ की डेंसिटी 0.918। तो यार इसमें मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है डेंसिटी में। इस बात से ज़ाहिर होता है कि पानी का फ्रीजिंग होने के अमल से दौरान हजम में इजाफा हो जाता है, जबकि माया हालत में बर्फ़ की निस्बत पानी के मालिक्यूल एक दूसरे। अच्छा, आपने ना फ्रिज में कभी देखा होगा कि जब आप पानी रखते हो फ्रिज में, तो बर्फ़ का जो कोला होता है, बर्फ़ का जो बाउल होता है, जब आप उसमें पानी डाल के फ्रिज में रखते हो तो पानी कम होता है, लेकिन जब बर्फ़ जम जाती है तो वो ऊपर तक फैल जाती है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि हमने इतना पानी रखा नहीं था, लेकिन बर्फ़ इतनी क्यों होगी? तो बिकॉज ऑफ डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी, जो गर्म पानी होता है उसमें डेंसिटी इजाफा हो जाता है, लेकिन जो पानी ठंडा होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यह वजह कि पानी की डेंसिटी बर्फ़ की डेंसिटी से ज़्यादा है। पानी की ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ऐसे ममालिक जहाँ मौसम सरमा, दरिया और समुंदर मुंजमद होते हैं, पानी की ये खूबी मछलियों और दूसरी हयात को ज़िंदा रहने की ज़ामिन है। पानी जैसे जैसे ठंडा होता है, इसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंतहा पर पहुंचने के बाद पानी की डेंसिटी 1 पर हो जाती है।
4 पर पानी भारी होने की वजह से तह पे चला जाता है, जबकि ठंडक में इजाफा के साथ पानी के ऊपर की सतह डेंसिटी में कमी की वजह से बर्फ़ में तब्दील हो जाती है और डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर ही रहती है। इसी तरह पानी की बालाई सतह बर्फ़ में तब्दील हो जाती है, बावजूद के नीचे पानी बदस्तूर माया हालत में मौजूद रहता है। बर्फ़ की तह के नीचे पानी हज़ हवा समुद्री हद को सांस लेने के लिए में काम आती है। क्या आप जानते हैं एक नौजवान आदमी का जिस्म 35 लीटर पर मुश्तमिल होता है, जो कि जिस्म के कुल वज़न का तकरीबन 2/3 हिस्सा है। लड़कियों में पानी की तनासब कम होता है, इसी वजह से कुछ मेडिसिन हैं जो कि लड़कियों में जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ वाटर, जो कि लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में कम होता है, लेकिन ऐसा हर टाइम नहीं होता। तो जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, वो लड़कियों पे सम टाइम जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो पानी क्या है भाई, पानी में हर चीज़ हल हो जाती है, ठीक है। पानी में तकरीबन बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। वो अलग बात है कि ऑयल जो है वो पानी में हल नहीं होता। पानी जो है, पानी की सलाहियत ये है कि पानी अपनी खूबी की वजह से कीमियाई सनती और रिएक्शंस और कई दूसरे कीमियाई रिएक्शंस सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर में इजाफे के साथ साथ ठोस अशिया पानी में सोलबिलिटी में इजाफा होता रहता है। पानी हर सोल्यूट को सोल्युबिलिटी दूसरे सोल्यूट से अमूमन मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर 50 डिग्री पर 100 ग्राम पानी में पोटाशियम नाइट्रेट 84 ग्राम, लेकिन कॉपर सल्फेट सिर्फ 33 ग्राम हल होता है। तो ये कुछ रीडिंग्स हैं कि पानी के 50 डिग्री पर 100 ग्राम पानी में पोटाशियम जो है सिर्फ 84 ग्राम, लेकिन कॉपर सिर्फ 33 ग्राम हल होता है, ठीक है। तमाम गैसें किसी हद तक पानी में हल पजीर हैं, मसलन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अमूमन टेम्परेचर में इजाफे से गैसों की सोलिबिलिटी में कमी वाक़ होती है। बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन तमाम जानदारों के अंदर होने वाले कीमियाई रिएक्शंस में भी पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की हैसियत रखता है। हवा, इसके बाद है एयर, हम लोग वो पढ़ लेते हैं। हमारी ज़िंदगी के इर्द गिर्द हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ गैसों का आमेज़ा है। क्या? हवा की फ़ीसद तरकीब बिला हजम नीचे आप लोग देख सकते हैं। नाइट्रोजन जो है वो हवा में कितनी होती है? 78%। ऑर्गन जो है वो गैस है जो 0.9% होती है। न्यूऑन जो है वो बहुत कम होती है, 0.0002, ठीक है। ऑक्सीजन होती है 121। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03। हीलियम, क्रिप्टॉन और जीनोन ये होती है 0.00055। तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं पढ़ते 0.000555? भाई देखो, जो पॉइंट के होता है राइट साइड पे, ठीक है, पॉइंट के राइट साइड पे जो भी लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर 0.0055 है, तो हम लोग इनको डिफरेंट मतलब अलग अलग पढ़ते हैं। हम लोग फुल नहीं इनको पढ़ सकते, ये भी एक रूल है मैथ का। हवा में मुख्तलिफ़ गैसों की फ़ीसद तरकीब मुस्तकिल रहती है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की फ़ीसद मिकदार दो बिलतरतीब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के ज़रिए मुस्तकिल रहती है, ठीक है। हवा में ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल रहती है 21%। हवा में ऑक्सीजन का किरदार, तो पहले ये पढ़ लेते हैं कि आप जानते हैं एक आदमी हर रोज़ तकरीबन 15,000 से 20,000 लीटर सांस लेता है। ये आपने याद रखना है MCQs के तौर पर। नाइट्रोजन के बाद हवा में सबसे ज़्यादा मिकदार ऑक्सीजन गैस की होती है। ये ना सिर्फ ज़िंदगी के मुख्तलिफ अवामिल के लिए बल्कि जलने, जंग लगने के अमल में भी ज़रूरी होती है। जलने के अमल के दौरान 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है: ईंधन, हरारत और ऑक्सीजन। अगर आप कोई आग लगाना चाहते हैं कहीं भी, आपने जो है वो कुछ पकाने के लिए आग जलानी है, तो उसके लिए क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं? ईंधन, हरारत मतलब कि हीट भी चाहिए हमें, ईंधन भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। इससे फायर फाइटिंग के 3 असूल हमारे सामने आते हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक की गैर मौजूदगी को आग को ख़त्म करने का बायस बनेगी। जलना एक ऐसा कीमियाई अमल है जिससे रोशनी और हरारत पैदा होती है। इस अमल में जलने वाला मादा आमतौर पर हवा को ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्साइड पानी में हल होकर एसिड बनाते हैं। तमाम ग़िज़ाई अजनास मसलन सब्ज़ियों और गोश्त वगैरह का गलना सड़ना दरअसल इनमें मौजूद ऑर्गेनिक मादे की ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो आप जितने भी जो फूड है, जो गोश्त है, वो क्यों गल जाता है? बिकॉज़ ऑफ ऑर्गेनिक जो उसमें मैटर होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीजन से ओजोन गैस बनती है जो सूरज से आने वाली
जो अल्ट्रा वायलेट हैं रेज़ उनको रोककर ज़िंदा जो जानदार हैं उनको प्रोटेक्शन फ्राहम करती है। हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार, द रोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन फ़िज़ा में 2 एटमी मॉलिक्यूल हालत में पाई जाती है। ये हवा में बलिहाज हुजम सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला जुज़्व है। नाइट्रोजन क्या है जी, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह ऑक्सीजन की निस्बत कम आमिल है, इसलिए हवा में इसकी मौजूदगी कंबस्टन और जंग लगने के अमल को कम करती है। नाइट्रोजन पौधों और जानवरों में प्रोटीन की ज़रूरत में पाई जाती है। जानदार पौधों और दूसरे जानदारों से प्रोटीन हासिल करते हैं। नाइट्रेट्स फ़िज़ाई नाइट्रोजन और ज़मीन पर मौजूद अमोनिया के कंपाउंड से तैयार किए जाते हैं। पौधे अपनी नाइट्रोजन ज़मीन से नाइट्रेट्स की शक्ल में और जड़ों के ज़रिए हासिल करते हैं। बिलावास्ता यही नाइट्रोजन पौधों से जानवरों में पहुंचती है। जानवर पौधे के गलने सड़ने से इनकी प्रोटीन अमोनियम कंपाउंड में तब्दील हो जाती है। आखिरकार बैक्टीरिया के अमल से कंपाउंड नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन में तब्दील हो जाते हैं। नाइट्रेट्स ज़मीन में रह जाते हैं जबकि नाइट्रोजन गैस हवा में चली जाती है। फितरत में बार बार और मुसलसल होने वाला ये अमल, जिसमें नाइट्रोजन जानदार से मट्टी और मट्टी से जानदार में मुंतकिल होती है। नाइट्रोजन का जो सर्कल है वो चक्कर कहलाता है, नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। ठीक है, ये जो सारा अमल हो रहा था ये क्या कहलाता है, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन का चक्कर। इस नाइट्रोजन साइकिल से हवा में नाइट्रोजन की मिकदार मुस्तकिल रहती है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। अगर आप लोग नहीं अभी तक इसका आइडिया हो तो आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ से इसको पॉज करके। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का किरदार, द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड हुजम के लिहाज से तकरीबन 0.03% होती है। कुदरत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये मिकदार अवामिल के ज़रिए तकरीबन मुस्तकिल रहती है, जैसे कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि फोटोसिंथेसिस का अमल, जिसमें फ़िज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। रेस्पिरेशन, जलने और गलने सड़ने के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फ़िज़ा में वापस आती है। इसका चक्कर कार्बन साइकिल कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सूरज से आने वाली तमाम जो बाज़ नुकसानदेह शुआएँ हैं, नुकसानदेह रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड शुआएँ हैं, उनको रोक कर जानदारों को प्रोटेक्शन फराहम करती हैं। ताहम ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कार्बन वाले ईंधनों के ज़्यादा इस्तेमाल से हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से कार्बन का जो साइकिल है गैर मुतवाज़न हो सकता है। अगर ये मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इससे ज़मीन का टेम्परेचर भी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगा। इस अमल को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का नाम दिया गया है। ज़्यादा टेम्परेचर पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ पिघलाकर सतह समुंदर को बुलंद करने और बिलाखिर सैलाब का बायस बनेगा, जिससे हमारे सियारे यानी कि अर्थ जो है उसका जो वेदर का सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। रेयर गैसेस, इनकी इस्तेमाल हवा में बलिहाज करीबन 1% नोबल या रेयर गैसें पाई जाती हैं। ये कीमियाई तौर पर नॉन रिएक्टिव हैं। हीलियम बहुत हल्की गैस है, इसके लिए गैर मौसमी जो गुब्बारे हैं मौसमी गुब्बारों के में हाइड्रोजन मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हीलियम 80% और ऑक्सीजन 20% का अमेज़ा समुद्री गोताखोर जो है सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नाइट्रोजन के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन की निस्बत खून में कम हल पजीर है। नियोन बरकी रूगज़र ने, यानी कि नियोन जो है आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे, बोर्ड देखे होंगे आपने कलरफुल, जो रात को जल रहे होते हैं मुख्तलिफ शॉप्स के, उनमें ट्यूब्स होती हैं, उनमें लाइट जल रही होती है, तो वो बेसिकली नियोन लाइट जो है वो ग्लो कर रही होती है। तो नियोन लाइट जो है वो चमकने वाली लाइट खारिज होती है, जिससे इसे एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। आर्गोन बिजली के बल्बों में नॉन रिएक्टिव के तौर पर मुख्तलिफ अक़साम के फ्लोरेसेंट जो ट्यूब लाइट्स हैं उनमें इस्तेमाल होती है। आप लोग देख सकते हो आर्गोन से भरा हुआ बल्ब, नियोन का एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड, ऐसा आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर कासल लिखा हुआ है। और समुद्री गोताखोर देखो यार, समुंदर में ये कुछ तलाश कर रहा है, तो इसमें क्या है, हीलियम और ऑक्सीजन का जो आमेज़ा है वो 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन। तो ये रेयर गैसेस हैं जी, इनका इस्तेमाल है क्रिप्टॉन, फ्लोरेसेंट रोशनियों और फोटोग्राफी फ्लैश लैम्प्स में इस्तेमाल होता है। रेडान कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। जो कि नोबल गैसें इंतहाई नॉन रिएक्टिव हैं, इसलिए ये चंद कीमियाई तामुलात के साथ इनर्ट
माहौल मुहैया करती हैं। मज़ीद बरआं ये मेटल्स इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होती हैं। ज़िंदगी के लिए अहम एलिमेंट, इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर लाइफ। चंद एलिमेंट्स हमारी सेहत की लिए ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा। देख लेते हैं उनमें क्या। आयरन। आयरन अर्थ क्रस्ट में एलुमिनियम हम लोग पढ़ते हैं, बट रियल क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन? एलुमिनियम। एलुमिनियम के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। ये ज़माना कदीम से इंसान के साथ है, पूरी दुनिया में माशी और सनदी अहमियत के पेश नज़र मेटल्स इसका एक अहम मुनफरद नाम है। ये इंजीनियरिंग में मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। रेलवे लाइन, पटड़ियों, स्टील, पाइप, औजार, हर चीज़ क्या बनती है? आयरन से। इसके अलावा आयरन तमाम जानदारों के लिए लाजमी एलिमेंट है। हेमोग्लोबिन इंसानों में जो है, हमारे खून में जब ऑक्सीजन की हमें प्रोवाइड करनी थी तो हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में पाया जाता है। जो क्या होता है इनमें? आयरन। जिस्म में ऑक्सीजन को मुंतकिल करने का बायस है। आम हालात में ये कम नुकसानदेह है, लेकिन इसकी ज़्यादा जो है वो दूसरे अज़ा को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ साइडोरोसिस का भी बायस बनती है। ज़्यादा मिकदार जो है, पौधों के टिश्यूज़ में तकरीबन 50 से 250 पार्ट्स पर मिलियन आयरन होता है। यह आपने मारूजी के लिए याद रखना है। पौधों के टिश्यूज़ में कितना होता है? तकरीबन 50 से 250 ppm आयरन होता है। पौधों ज़मीन में अपनी जड़ों के ज़रिए Fe+2 Fe+3 जज़ब करते हैं। इसके अलावा ये आयंस फोटोसिंथेसिस में मददगार होते हैं। यह आपने MCQs के लिए ये याद रखना है जो चीज़ें इसमें हैं कुछ इम्पोर्टेंट। सोडियम, ये एलिमेंट स्ट्रेट लाइटिंग के लिए सोडियम वेपर लैंप में इस्तेमाल होता है। आपने सड़कों पे देखा होगा पीली लाइटें होती हैं, उनमें सोडियम जो है वो उनको पीला करने के लिए, जो उनका जो ऑरेंज का कलर आ रहा होता है स्ट्रीट लाइट का, आपने देखा होगा। क्योंकि अभी तो LED आ रही हैं, लेकिन पहले ये बल्ब्स टाइप होती थी और उनमें क्या इस्तेमाल होता था? सोडियम, उनका जो लाइट का कलर है उसको चेंज करने के लिए। ये बहुत ही आम कंपाउंड है, मतलब सोडियम परऑक्साइड Na2O2 और सोडियम साइनाइड NaCN बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम साइनाइड सोने की एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है, सोने को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मज़ीद बरआं ये टेट्रा एथाइल लेड बनाने में इस्तेमाल होता है, जो पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। और सोडियम वर्टिब्रेट्स, रीढ़ की हड्डी में जानदारों के खून के प्लाज्मा का एक लाजमी जुज़्व है। ये जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ अफ़ाल के लिए ज़रूरी है। सोडियम की कमी से क्या होता है? थायराइड जो है वो आपको ग्लैंड आपके बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आपको जो थायराइड हार्मोन है उनकी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। पौधे से Na+1 की सूरत में हासिल करते हैं और इसकी मकदार 0.01 से 10% तक होती है। इसकी ख़ास मकदार पौधों के लिए ख़ास ग्रो हेलोफाइट्स के लिए ज़रूरी है, जो तनाव और बढ़ोतरी के लिए नमकियात को वैक्यूल में जमा कर लेते हैं। चंद फसलों मतलब पालक, साग, शकरकंदी, शलजम वगैरह को भी मुनासिब नशोनुमा के लिए सोडियम की ज़रूरत होती है। पोटाशियम, ये जिसे पोटेशियम भी कहते हैं, यहाँ पर भी पोटासियम लिखा हुआ। पोटेशियम भी अंग्रेज़ी में कह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं सही, आप कहेंगे पोटासियम, लेकिन क्या है रियल इसकी प्रोनाउंसिएशन? पोटेशियम। पोटेशियम कार्बोनेट की सूरत में गिलास और नरम साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। इस एलिमेंट का एक और कंपाउंड पोटेशियम फास्फेट डिटर्जेंट की सतही अमल को ज़्यादा करने के लिए बतौर बिल्डर इस्तेमाल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट गिलास और धमाका के अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एलिमेंट तमाम जानवरों के लिए जिस्म का लाजमी हिस्सा है। ये ना सिर्फ नर्वस सिस्टम बल्कि दिल के अफ़ाल को भी वहाँ पर भी अहम किरदार अदा करता है। ये बेज़र है, लेकिन अगर मैमल्स, दूध देने वाले जानवर की वेन्स में दाखिल किया जाए तो फिर निस्बतन जहरीला हो जाता है। पौधे से K+1 की सूरत में जज़ब करते हैं। पोटेशियम का क्या है जी? पौधे से कैसे करते हैं? K+1 की सूरत में जज़ब करते हैं। पौधों की वेजिटेटिव टिश्यूज़ तकरीबन 1 से 4% पोटासियम होती है। हमारे जिस्म में बाज़ एंजाइम मुतहरिक होने के लिए पोटासियम की एक ख़ास मिकदार की ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म में एंजाइम जो है उनको तहरीक देने के लिए पोटासियम की ख़ास मिकदार की ज़रूरत होती है। ठीक है। मैग्नीशियम है इसके बाद। कम डेंसिटी की वजह से मैग्नीशियम हल्के मगर मजबूत अलॉय मसलन मैग्नीलियम जो है, जो एलुमिनियम और मैग्नीशियम का अलॉय है,
जो एल्युमिनियम का पर मैग्नेटिज्म और मैग्नीशियम का अमेज़ा है बनाने में इस्तेमाल होता है। ये दोनों अलॉय कारों, हवाई जहाज़ और मशीनों की मुख्तलिफ पुर्ज़े बनाते हैं। मैग्नीशियम क्या है जी, गाड़ियों में आपने देखा होगा अलॉय जो उसके रिम होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। गाड़ियों में आप लोग जो रिम है आप लोहे के नहीं लगा सकते, वो वो अलग बात है कि लगा सकते हैं, लेकिन उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम होगी बनिस्बत जो हम एलुमिनियम और मैग्नीशियम के अलॉय लगाते हैं उनसे। तो जहाज़ जो है उनके टायरों में भी मैग्नीशियम और एलुमिनियम के अलॉय लगे होते हैं और मुख्तलिफ पुर्ज़े हैं मशीनों के जो बनते ही इन्हीं से। मतलब आप उनको फजूल किसी मेटल से नहीं बना सकते, क्योंकि अगर वो टूट जाएँ तो पूरी मशीन का सत्यानाश हो सकता है। ये एलिमेंट भी जानदारों में के लिए लाजमी हिस्सा है। क्लोरोफिल जो है वो आपको पता है, क्लोरोफिल में मौजूद होता है क्या, मैग्नीशियम। हमारे जिस्म में बाज़ एंजाइम्स को मुतहर्रिक करने का फ़ेल भी सर अंजाम देता है। क्लोरोफिल की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से हमारे जो जिस्म में एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम Mg2+ की सूरत में जज़ब करते हैं पौधों की। इसमें मिकदार जो है नोट कीजिएगा 0.1 से 0.4% होती है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एलिमेंट क्लोरोफिल का बुनियादी जुज़्व है। इसकी गैर मौजूदगी की वजह से क्लोरोफिल का बनना इम्पॉसिबल है। कैल्शियम, ये एलिमेंट स्टील का कास्टिंग में बतौर डीऑक्सीडेंट इस्तेमाल होता है। ये यूरेनियम एक्सट्रैक्शन के अलावा कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम हाइड्राइड बनाने में इस्तेमाल होता है। ये एलिमेंट भी तमाम जानदारों में मौजूद होता है। ये सेल वाल, हड्डियों और शेल्स का लाजमी जुज़्व है। ये खून के जमने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसकी 0.2 से 1% मिकदार होती है। इस सेल मेम्ब्रेन की साख्त और अफ़ाल में अहम किरदार अदा करता है। कैल्शियम की कमी की वजह से पौधों में सेल मेम्ब्रेन टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। फास्फोरस, ये सुपर फास्फोरस और ट्रिपल फास्फोरस फास्फेट ये सुपर फास्फेट और ट्रिपल फास्फेट की शक्ल में बतौर खाद बकसरत इस्तेमाल होती है। फास्फोरस एसिड इसकी नमकियात खुराक की सनत में डिटर्जेंट बनाने और बेकिंग पाउडर में इस्तेमाल होते हैं। फास्फोरस माचिस बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ये एलिमेंट हमारे जिस्म में मौजूद DNA, RNA, हड्डियों, दांतों, शेल्स, मेम्ब्रेन्स, फास्फोलिपिड्स, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का लाजमी जुज़्व है। अक्सर पौधों में फास्फोरस 0.1 से 0.4% तक होता है। पौधे से आर्थोफॉस्फेट आयंस H2PO4 या HPO4-2 की सूरत में जज़ब करते हैं। पौधों में इसका सबसे अहम फ़ेल एनर्जी का ज़ख़ीरा करना है, इसे मुंतकिल करना। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP इंसानों और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP इंसानों में और पौधों में एनर्जी का माख़ज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। इंसानों में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान और पौधों में फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी पैदा होती है इसे फास्फेट मुरक्कबात ADP और ATP की सूरत में ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। जब फास्फेट टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, कैलोरीज 12,000 कैलोरीज फ़ी मोल खारिज होती है। इंसान पौधे इस एनर्जी को मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब एनर्जी के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, किसकी, फास्फोरस की। फ्लोरीन, कुछ फ्लोराइड और फ्लोरीन के दूसरे कंपाउंड्स रेफ्रिजरेंट, बेहोश करने वाली अद्वियात, इंसुलेटर अशिया बनाने में इस्तेमाल होते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF स्टील साफ़ के लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम फ्लोराइड NaF बहुत कम मिकदार में पीने के वाले पानी में इस्तेमाल होता है। और पौधों के खुश्क मवाद से आमतौर पर 2 से 50 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोरीन होती है। अगरचे ये बाज़ पौधे फ्लोरीन की ज़्यादा मिकदार ज़ख़ीरा करने की अहलियत रखते हैं। पौधों में फ्लोरीन की ज़्यादा मिकदार तकरीबन 200 पार्ट्स पर मिलियन जानवर के लिए नुकसान का बायस है। इसका पौधों की नशोनुमा और मेटाबॉलिज्म में कोई किरदार नहीं। क्लोरीन क्या है जी, अगरचे क्लोरीन गैस बहुत ज़्यादा जहरीली है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके कई फ़ायदे हैं। इस्तेमाल भी इसका किया जाता है। ये पीने वाले पानी और नहाने वाले तालाबों को जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल होती है। PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक अहम प्लास्टिक मुरक्कब है। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ख़ास तौर पर वाटरप्रूफ मवाद में इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधे और दूध देने वाले जानवरों के लिए लाजमी एलिमेंट है। खुर्दनी नमक यानी सोडियम क्लोराइड बतौर इलेक्ट्रोलाइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें डाइजेस्टिव जूस के तौर पर काम करता है। बच्चों में क्लोराइड की कमी
नामुनासिब ग्रोथ का बायस बनती है। अक्सर आपने देखा होंगे बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, क्या उसमें क्लोराइड का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है उनकी ग्रोथ कम होने में। क्लोरीन ऊंचे दर्जे का पौधों के लिए लाजमी है। क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरीन पाई जाती है। इसकी ज़्यादा मकदार अमूमन इन पौधों में पाई जाती है जिनमें पानी की मकदार ज़्यादा हो। आयोडीन क्या है जी, देख लेते हैं। ये एलिमेंट रंगीन फोटोग्राफी अद्वियात साजी में इस्तेमाल होता है। आयोडीन का एथेनॉल में हल्का महलूल आयोडीन टिंक्चर कहलाता है। आमतौर पर जरासीम कश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बहुत से जानदारों के लिए। ये एक ज़रूरी एलिमेंट है। आयोडीन की खुराक में कमी जो गिल्लड़ है उसकी बीमारी गोइटर जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसकी बीमारी का बायस बनती है। आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगरचे पौधों के अफाल में आयोडीन का कोई ख़ास अमल दखल नहीं है। इसकी बहुत कम मकदार पौधों में ग्रोथ के तौर पर इस्तेमाल होती है और ग्रोथ के अमल को तेज़ करने का बायस बनती है। सेहतमंद पौधों में आयोडीन 0.5 ppm तक होता है, जिससे जबकि इसकी ज़ायद मकदार पौधों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आयोडीन जो है वो इंसानों में उसकी कमी की वजह से जो गोइटर है, गिल्लड़ की बीमारी जिसको कहते हैं, जो गला जो है इसके जो हार्मोन होते हैं वो बहुत एक कहते हैं बहुत इंटेंस लेवल तक वो बढ़ जाते हैं और आपको ऐसे लगता है कि आपका गला जो है जैसे आपको किसी ने ऐसे पकड़ लिया गले से, ऐसे आपको फीलिंग आती है जब आपके ये जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, जो थायराइड आपके हार्मोन्स हैं, ये बढ़ जाते हैं। तो अब ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ज़िंदगी के बुनियादी एलिमेंट्स। ये आप अहम नुकात पढ़ सकते हो खुद से पास करके। ये यहाँ तक आप एक पढ़ सकते हो, पास कर लें यहाँ पर, और यहाँ पर आप दूसरे पढ़ सकते हो। तो इसके बाद नीचे भी कुछ हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो पास करके। तो बस यही थी आज की वीडियो। आपको कैसा लगा ये चैप्टर? वीडियो को लाइक अगर आपको समझ आई तो कर दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो मेन मकसद था वो था आपको टॉपिक के बारे में बताना, एक दफ़ा आपको गो थ्रू कर देना। क्योंकि देखो कभी कभी हम लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हम लोग पढ़ नहीं सकते, तो हम लोग एटलीस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो यही था कि आप लोग अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ कर सको और अपना काम भी कर सको, चाहे आप पढ़ने के मूड में हो या नहीं हो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अभी इस वीडियो को एंड कर देते हैं।